Hello and welcome to YCZ classes, and also students, welcome to you in this class. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, देखिए कल हमने वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ा था, जो कि मैंने आपको कहा था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका भी मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या है, और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सो फार एज योर बुक इज़ कंसर्न्ड। यहाँ पर टॉपिक इस तरह से है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन इससे पहले बेटा हमने ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हमने पहले जानना है कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको तभी पता चलेगा जब आपको सिंपली कंपाउंड पता होगा कि कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड जो है ये इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हो, ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज, आप अपनी कॉपी और अपना पेन उठाइए और लिखिए, ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज द प्योर सबस्टेंस। क्या बोलेंगे आप इसको? प्योर सबस्टेंस। ओके, प्योर सबस्टेंस which is made up of two or more elements combined together in a fixed ratio by mass। क्या बताएंगे? Pure substance which is made up of two or more elements combined together in a fixed ratio by mass is called compound। तो उसे आप क्या कहते हैं बच्चों? कंपाउंड कहते हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे जो नेसेसरी चीज़, जो नेसेसरी थिंग आप बता रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज इट्स फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, आपने कहा कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन हों, लेकिन फिक्स्ड रेशियो बाय मास वो कंबाइन हों, ठीक है, तो तब जाकर जो सबस्टेंस न्यू बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। चलिए फिर ये कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक जो है वो हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए अगर हम लिटरल मीनिंग इनके देखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो ऑब्टेन्ड होता है, द कंपाउंड विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स। किससे ऑब्टेन्ड होता है? लिविंग सोर्स। लिविंग सोर्स क्या होते हैं हमारे पास? दैट इज बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से जो आपको कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड होते हैं, हासिल होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आप याद रखेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। नॉन लिविंग सोर्स। नॉन लिविंग सोर्स का मतलब हो गया जैसे आपका रॉक्स हो गया। क्या बोलेंगे आप? जैसे रॉक्स हो गए। ठीक है, इन रॉक्स वगैरह नॉन लिविंग सोर्सेज से जो कंपाउंड्स हमको ऑब्टेन्ड होते हैं बेटा, उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। चलिए, होप कि आपको ये दोनों डेफिनेशन जो हैं वो क्लियर हुई हों। इनके अलावा एक तो आपने डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन बताया ना कि ये कहाँ से, इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो इस हिसाब से मैंने आपको इनका डेफिनेशन बताया। इनके अलावा यहाँ पर किसी एलिमेंट की एसेंशियलिटी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, या नॉन एसेंशियलिटी होती है। मतलब इन कंपाउंड्स में एक में एसेंशियल होता है एलिमेंट कार्बन, एक में नॉन एसेंशियल होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूंगा ना, जो लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड होता है, आप इसको बोल सकते हो दूसरे लफ्जों में कि सर ये कार्बन कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हो बेटा? कार्बन कंपाउंड्स भी हम बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज कार्बन कंपाउंड्स? बिकॉज in them carbon is found to be one of the essential element। मतलब जिस कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे उसमें एलिमेंट कार्बन का होना निहायत ही ज़रूरी है। उसमें एलिमेंट कार्बन जो है वो प्रेजेंट होगा ही होगा। समझ आ रही बात? उसके बाद कार्बन की एसेंशियलिटी के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन को भी माना गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में न सिर्फ कार्बन ही जितना बल्कि उनके साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन प्राइमरीली अगर हम बात करेंगे, बुनियादी तौर पे अगर हम देखेंगे, तो कार्बन को यहाँ पर एसेंशियल माना गया है एक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बताने के लिए कि उनमें कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद रही बात इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप बताओगे द कंपाउंड्स
इन विच कार्बन इज नॉट एसेंशियल, जिन कंपाउंड्स में कार्बन एसेंशियल नहीं है, कार्बन का होना ज़रूरी नहीं है, उन्हें आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस आप समझते होंगे किस चीज़ को कहते हैं। मिसाल अभी हम कह रहे हैं फिलहाल कि कार्बन एसेंशियल है, यानी जिन कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट है आप उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स बोल रहे हो। लेकिन कुछ कंपाउंड्स बेटा ऐसे भी हैं कि जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, ऑल्दो कार्बन इज प्रेजेंट देयर बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक, तो उन्हें हम एक्सेप्शन कहते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है, जो मैं अब ये वाला कॉलम पढ़ रहा हूँ ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मैंने इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी कॉन्सेप्ट दे दिया। लास्टली आप ये देखेंगे कि दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, और वो वही नेचुरल सोर्सेज प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, एंड इट वाज थॉट दीज कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could only be formed within living system, या within a living system से ही माना गया था कि ये फॉर्म या प्रोड्यूस हो सकते हैं। दैट इज इट वाज postulated that, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्रेडरिच, हाँ यहाँ दिया है, फ्रेडरिच वोलर नाम था। उन्होंने क्या कहा था, दैट इट वाज postulated a vital force is necessary for their senses, कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना होगा तो एक वाइटल फोर्स की जो है वहाँ पर ज़रूरत होती है। तो फ्रेडरिच वोलर एक्चुअली वहाँ पर क्या करते हैं, इस बात को नेग्लेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी वाइटल फोर्स जो है यहाँ पे नहीं ये यूज़ होती है, क्योंकि उन्होंने डिस्प्रूव किया इस फैक्ट को, इस पॉस्टुलेट को, जो पहले फ्रेडरिच वोलर से पहले जो साइंटिस्ट कह रहे थे कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना होता है उस समय एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो फ्रेडरिच वोलर ने उनकी इस बात को डिस्प्रूव कर दिया। उसने कहा 1828 में कि उसने यूरिया प्रिपेयर करके दिखाया पर हम अमोनियम साइनेट से, और कहा कि ऐसी कोई वाइटल फोर्स मुझे यहाँ पर यूज़ नहीं हुई। बट कार्बन साल्ट्स की अगर तुम बात करोगे या कार्बन कंपाउंड्स की अगर तुम बात करोगे, एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड अलावा एक्सेप्ट कार्बाइड्स जैसे कंपाउंड्स, ऑक्साइड जैसे कंपाउंड्स, किसके, कार्बन के, या कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी जिनको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी हम कहते हैं। लेकिन क्या, साल्ट, एक तो हो गया ना कि कार्बाइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, फिर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, साल्ट ऑफ कार्बन, कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ये थोड़ी ये वाले एक्सेप्शन है, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते हैं। इनके अलावा जो भी कंपाउंड्स आते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली कैटेगरी से बाहर है, ये नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बाइड वाला कंपाउंड कार्बन शो करेगा लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। ऑक्साइड वाला कंपाउंड कार्बन शो करेगा लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। कार्बोनेट वाला कंपाउंड भी, हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला कंपाउंड भी कार्बन शो करेगा लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? इस वजह से कि इन कंपाउंड्स की बेटा जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफर करती हैं। पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं हम? पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन्स को। तो हाइड्रोकार्बन्स आर व्हाट, वो भी जानेंगे आप कि सर हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं हम। तो आप अपना पेन उठाइए, कॉपी पे लिखिए, हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई हो। तो इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को बेटा पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। पेरेंट का मतलब ही है आपको कि जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, जिस तरह से हमारे या आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके पेरेंट्स, यानी उनके, अब आप बताएंगे सर उनके मम्मी पापा, मतलब ये तो समझाने के लिए, मतलब वो जो है ना उनके पेरेंट्स जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो हाइड्रोकार्बन्स हुआ करते हैं। वो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं। वो हाइड्रोकार्बन्स जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रेस्ट ऑफ जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाकी बचते हैं वो हम हाइड्रोकार्बन से ही जो है वो डिराइव करते हैं या ऑब्टेन करते हैं।
तो यहाँ से आपको हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। आप कहेंगे सर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, या दूसरे लफ्जों में आप बेटा यहीं पे आप हेडिंग लिख सकते हो, अपना पेन उठाइए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आप यहाँ बोल सकते हो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही कार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो चलिए देखो, अब ये जो यहाँ से है ना, वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अभी आपने ऊपर मीथेन का स्ट्रक्चर तो देखा है, और मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में तो बताया मीथेन का स्ट्रक्चर। मीथेन का फार्मूला होता है एक्चुअली CH4। इसका स्ट्रक्चर बनता है जब हम इसको ओपन करते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके साथ 4 हाइड्रोजन्स होते हैं। हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इस तरह से, फिर इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में इस तरह से शेयरिंग करके 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और 4, तो ये हमने पीछे पढ़ा था। उसी की यहाँ पे थोड़ा सा फिर से शुरू करके ये बात समझाई जा रही है कि हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन जो है वो स्टडी किया है, डिस्कस किया है, देखा है। अनदर कंपाउंड फाउंड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन। तो आज हम यहाँ पर थोड़ा सा इथेन देखेंगे, इसका नेक्स्ट होमोल्यूग देखेंगे। इस कंपाउंड का एक ब्रॉड नेम है, जनरल नेम है, इनको हम ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहिए, या फिर हम इनको बेटा एल्केन्स कहेंगे, अभी वही डिटेल पढ़ेंगे हम नीचे। तो इथेन, इथेन में क्या होता है, 2 कार्बन, इथ का मतलब 2 कार्बन होते हैं। जैसे 2 कार्बन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये 2 कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन्स कितने होते हैं, वो होते हैं 6। मैं अभी इनका फॉर्मूला वगैरह भी बोलूँगा। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनको हम दूसरे लफ्ज़ों में एल्केन्स कहते हैं, इनका फार्मूला होता है CnH2n+2। तो फिलहाल जब यहाँ पर और n की वैल्यू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स के लिए 1 से शुरू होती है, 1 2 है ना, n की वैल्यू 3 4 एटसेट्रा 1 से शुरू होकर। CH4 में n का वैल्यू 1 रहता है, इथेन C2H6 में 2 रहता है, और प्रोपेन में 3 रहता है, ब्यूटेन में 4, इसी तरह से आगे आगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास इथेन आ रहा है। तो इथेन में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। देखो बेटा, एक कार्बन में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक इस कार्बन का है और एक इस कार्बन का है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये स्टार वाला, ये इस कार्बन का है, यहाँ पर भी स्टार इस कार्बन का है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये स्टार जैसा इस कार्बन का, ये डॉट जो है इस हाइड्रोजन का, ये स्टार जैसा इलेक्ट्रॉन जो शो किया गया इस कार्बन का, ये डॉट जो है ये इस हाइड्रोजन का। समझ आ रही बात। तो फिर इसी तरह से यहाँ पर आप बताओगे कि इनके बीच भी जो है ये 2 स्टार, मतलब ये इस कार्बन का और ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। फिर इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ से समझाया, इसी तरह से यहाँ पे भी आप बताएंगे, ये स्टार जैसा पार्ट जो है ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये डॉट जो है हाइड्रोजन का, ये स्टार जैसा इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन, ये डॉट इस हाइड्रोजन का, ये स्टार इस कार्बन का, ये डॉट इसका। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इनका ये शेयरिंग जो है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होती है, और इस तरह से कार्बन 2 एटम्स का ऑक्टेट बनता है, और हाइड्रोजनों का हर जगह पे हर हाइड्रोजन का डुप्लेट बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन डुप्लेट बनाएगा, और ये ऑक्टेट, ये देखो ये है एक कार्बन का ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से इस वाले कार्बन का भी देखिए ऑक्टेट कैसे है, इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है आपको, है ना, ये 1 2, ये 3 4, ये 5 6 और ये 7 8। तो रही बात हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी, वो डुप्लेट पे है, हर हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, वो भी दिखाया गया है आपको यहाँ से। देखिए ये सर्कल करके, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो ये इथेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपने देखा। तो चलिए, होप कि आपको ये बात क्लियर हुई हो कि अनदर कंपाउंड जो इथेन था और जो कि बना था कार्बन एंड हाइड्रोजन का, उसका फार्मूला C2 क्या था, C2 और H6 था, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर अभी आपको डिस्कस किया। इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स, द फर्स्ट स्टेप टू लिंक द कार्बन एटम्स टुगेदर विद द सिंगल बॉन्ड, एंड जैसे फिगर में दिखाया गया, एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसेस। देखो बच्चे, 2 कार्बन से यहाँ पर आपने बता दिए। ठीक है, पहले कार्बन एटम, सिंपल कार्बन एटम्स जो है ना आपके, उनको आपने लिंक करना है आपस में। ठीक है, उनको आपस में जोड़ना है।
लिंक द कार्बन एटम्स टुगेदर। फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर आप बताएंगे सर ये कार्बन, तो ये बच्चे लिंक तभी होंगे जब ये आपस में बॉन्ड करेंगे। एक बॉन्ड आपने पहले इनके बीच बता दिया। अब आप बताएंगे वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 बताई है मैंने आपको, कल समझाया है, कल वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में भी मैंने वैलेंसी उससे पहले भी बताया है। तो इस कार्बन की भी, लेकिन ये पैर जो बीच में है ना ये कॉमन आ रहा है। मिसाल जब आप इसको गिनेंगे ना, अभी ये इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड कर रहा है, यानी ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, अभी कितने काम है 3, क्योंकि 4 तो टोटल बॉन्ड बनाना है। इसी तरह से इस कार्बन के लिए भी ये बॉन्ड कॉमन है। जब इस कार्बन की वैलेंसी गिनोगे ना तो तब भी बेटा तुम बताओगे यहाँ पर कि ये कार्बन कितना बॉन्ड कर रहा है, एक, और कितना कम है इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 कम। तो अब आप लगाएंगे जो फार्मूला C2H6 है, तो 3 हाइड्रोजन आप इसको देंगे, 3 हाइड्रोजन इसको देंगे, और इनकी जो है ये बॉन्डिंग कंप्लीट होगी और इनका ऑक्टेट डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन ऑर्डर टू अराइव द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लिंक करना दोनों एटम्स को, कार्बन एटम्स को एक साथ में विद अ सिंगल बॉन्ड, जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है। ठीक है, तो एंड देन यूज़ द हाइड्रोजन एटम्स, और फिर हाइड्रोजन एटम्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उन कार्बन्स की वैलेंसी सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चे, तो फिर जैसे देखो यहाँ पर ये पहला स्टेप किया, कार्बन कार्बन को लिंक किया। दूसरे स्टेप में आप 2 कार्बन्स के बीच सिंगल बॉन्ड तो था ही, लेकिन फिर आपने क्या किया, ये हाइड्रोजन्स 1 2 3 4, ठीक है, C2H4 है ये एक्चुअली यहाँ पर स्टेप 2। लेकिन अभी कितने है वैलेंसी देखो इस कार्बन की, 1 2 3, अभी एक एक, इसकी भी 1 2 3, अभी एक एक वैलेंसी इनको कम है। स्टेप 3 में आपने समझा कि अभी वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, तो आपने जो है फटाफट से क्या किया, 2 हाइड्रोजन्स दे दी। नहीं, 2 हाइड्रोजन्स तो ये थे, ये एक्चुअली C2 और H4 वाला एग्जाम्पल आ रहा है। तो आपने फटाफट से क्या किया, यहाँ सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड 2 कार्बन्स के बीच में प्लेस किया। तो 2 3 4 इसकी वैलेंसी, 2 3 4 ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये इसकी वैलेंसी कार्बन के लिए भी गिना जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी के लिए भी गिना जाएगा, ये कॉमन है दोनों के बीच में। तो 2 3 4 2 3 4 और 2 3 4, ठीक है, इस तरह से इनकी वैलेंसी पूरी होगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब पहले क्या है चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, इतनी डिटेल आप यहाँ से बेटा खुद देखिए बुक से, मैं जो यहाँ से आपको बताऊँगा। हाँ, इन केस अगर आपको कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है समझने में कहीं पे, आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो मैंने कंपाउंड बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बताया, हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन बताया, और अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन बताऊंगा। अपनी कॉपी जो है और पेन जो है वो सामने रखिए, लिखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डेफिनेशन लिखिए, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो लिखिए द हाइड्रोकार्बन्स, शाबाश, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच there is single bond present between कार्बन atoms। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में क्या लिखा आपने, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इन विच देयर इज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन शाबाश, प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स इज कॉल्ड या आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक बेटा, डेफिनेशन के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड, क्या लिखेंगे बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम एक और नाम देते हैं जिनको कहते हैं एल्कएन्स। क्या कहते हैं, एल्कएन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे देयर मतलब इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहो या फिर एल्केन्स कहो, इनका देयर जनरल फार्मूला इज, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, देयर जनरल फार्मूला इज, तो वो भी लिखेंगे आप CnH2n और +2 लिखेंगे। ये बेटा फार्मूला जनरल मैंने बताया आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, नहीं एल्केन्स के लिए। वेयर, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन तो आपको सही हैं कि ये कार्बन हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर नई टर्म n है और 2n+2 है, तो आप लिखेंगे वेयर n इज इक्वल टू, n है क्या चीज़, n को बेटा हम कहते हैं वर्ड रूट भी, क्या कहते हैं, वर्ड रूट। और आप बताएंगे सर वर्ड रूट समझ में नहीं आया क्या होता है, तो वर्ड रूट का दूसरा मीनिंग आप लिखेंगे कि वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ
कार्बन एटम। अब तो समझ में आ ही गया होगा, वर्ड रूट का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो कि ये n रिप्रेजेंट करता है। फिर हो गया सर 2n+2 क्या चीज़ है बेटा, 2n+2 जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है आपके उस कंपाउंड में। चलिए नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपने याद रखनी है वो है सर वैल्यू क्या होती है इनकी, किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ n और वैल्यू ऑफ 2n+2। वैल्यू ऑफ n होती है स्टार्ट 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। उसके बाद आप बताएंगे वैल्यू ऑफ जो आपके पास 2n+2 बताया मैंने, वैल्यू ऑफ 2n+2 बेटा, वैल्यू ऑफ 2n+2 तो हो ही जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आपको n नॉन हो गया तो ये निकालोगे तुम, जैसे अगर n मैंने 1 ले लिया तो आप 2 × 1+2 करके हाइड्रोजन का नंबर निकाल दोगे ना, क्योंकि 2n+2 क्या इन्फॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो जैसे अगर n का वैल्यू 1 लिया तो आपके पास हाइड्रोजन का काउंट कितना बनेगा, 2 1 2 + 2 कितना हो गया, 4 बनेगा। अगर तुम्हारे पास n का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितना बनेंगे, 2 2 4 + 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल जो हैं हम यहाँ पर बेटा डिस्कस करते हैं इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जिन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं। अब आप बताओगे, कॉपी पे लिखो बेटा, फॉर n = 1, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, वी गेट बेटा, हमें मिलेगा वी गेट, फार्मूला है CnH2n+2, तो आप लिखेंगे Cn मतलब C1, H2 × n मतलब 2 × n की जगह 1, CnH2n, और प्लस क्या करना है, 2 करना है, ये फॉर्मूले का। तो सारा कंप्यूट करो, अब कितना हो गया, C1 H2 1 2 और +2 कितना हो गया, 4 हो गया, C1H4। तो अगर मैं C के साथ 1 ना भी लिखूं, मैं सिंपली C लिखूं, तब भी ये एक कार्बन है, और फिर आगे 4 तो लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये CH4, C1H4 या सिंपली CH4, तो ये आपका पहला मेंबर आएगा इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मैं आपको आगे पूछूंगा कि बताओ फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन का क्या होता है, तो आपको मीथेन याद होना चाहिए, जिसका फार्मूला CH4 रहता है। अब रही बात कि सर इसका नाम कैसे आया ये मीथेन, बेटा ये अभी आगे अभी आप पढ़ रहे हो ना, अभी हम नॉमेनक्लेचर भी इनका पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि CH4, आपने क्या बात याद रखनी है कि CH4 जो ये कंपाउंड है इसमें कितने कार्बन आए, यानी इसका वर्ड रूट कितना है, इसका वर्ड रूट 1 है। कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, एक कार्बन। अब जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक नॉमेनक्लेचर एक्चुअली होता है कि कोई कंपाउंड जो आपके पास है उसका नाम हम कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं किसी कंपाउंड के नाम बताने के। वन इज IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड अनदर इज कॉमन सिस्टम। या कॉमन सिस्टम को पहले बोल दो, कॉमन सिस्टम, और ट्राइवल सिस्टम या नॉर्मल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एंड अनदर सेकंड वन इज IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC सिस्टम की मैं पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पर। कॉमन सिस्टम में क्या होता है कि कंपाउंड के सोर्स पे, कंपाउंड की किसी दूसरी प्रॉपर्टी पे जो है वो नाम दिया जाता है, या मोस्टली सोर्स वगैरह पे, सोर्स ऑफ ओरिजिन वगैरह पे, ठीक है, या किसी साइंटिस्ट ने जब उस कंपाउंड को बनाया, ठीक है, नहीं तो वो अपने साथ उस कंपाउंड के साथ अपना कोई नाम जैसा जोड़ना चाहेगा वगैरह, इस तरह से, मतलब सोर्स वगैरह पे, ठीक है नहीं, या उसका टेक्सचर, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं किस तरह से, इन तरह से ये कॉमन नेम्स हुआ करते हैं। लेकिन IUPAC नेम जो है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम्स होते हैं, ये वर्ल्ड वाइडली सारे साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जो है वो नाम अडॉप्ट होता है, इसलिए ये सारे जानते हैं उस कंपाउंड को उसी नाम से जो यहाँ से IUPAC से रिकमेंड करती है। तो जैसे देखिए CH4 का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ उसूल भी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। IUPAC कहती है अगर तुम्हारे पास कंपाउंड में कार्बन 1 है, या फिर कार्बन 2 है, या कार्बन 3 है, ठीक है, कार्बन 4 है, 5 है, ठीक है, या फिर 6 है, तो एक कार्बन कहती है अगर कंपाउंड में है उसको आप METH मिथ पढ़ो। 2 कार्बन है आप इसको ETH इथ पढ़ो। अगर 3 कार्बन है बेटा PROP प्रोप पढ़ो। 4 है BUT ब्यूट पढ़ो। 5 है PENT पेंट पढ़ो।
6 है HEX हेग्स पढ़ो। तो ये जो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही वर्ड रूट होता है दूसरे लफ्जों में। इसी का मतलब है मिथ मीन्स 1 कार्बन, क्योंकि n नंबर ऑफ कार्बन आइटम होता है ना वर्ड रूट, तो मिथ का मतलब एक कार्बन कंपाउंड, मतलब जिसमें एक ही कार्बन आएगा। इथ मतलब जिसमें 2, प्रॉप मतलब जिसमें 3, वगैरह वगैरह। तो मैं CH4 की बात कर रहा था यहाँ पर, इसमें एक ही कार्बन है, तो आपने फटाफट से सर बताया मिथ। अब इसका नाम पूरा आपको पता है, लेकिन बनाना जो है कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपने कहा सर मिथेन है, तो आप देखिए मिथ वर्ड रूट कहलाएगा। इसी को एक्चुअली आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बताया आपने कहा उनको एल्केन, तो एल्क जनरल नेम था इसका। अब ये एल्क आपने देखो ना CH4 के लिए क्या बनाया, मिथ। और अब उसके बाद क्या है, याद रखना वर्ड रूट के बाद जो भी चीज़ ऐड होती है उसे सुफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सुफिक्स बोलते हैं। और वर्ड रूट से पहले अगर कोई चीज़ हो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। लेकिन अभी वर्ड रूट के बाद है ये ANEN, तो इसका मतलब यहाँ पर ANEN क्या है, सुफिक्स है। और सुफिक्स की फिर टाइप भी होती हैं, आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए, मैं आपको आगे आगे सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर एक सुफिक्स प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। ये जो ANEN है ना, ये अभी प्राइमरी सुफिक्स है। प्राइमरी मतलब कि जो सुफिक्स पहले वर्ड रूट के साथ जुड़ा है, तो ये तो ANEN ही पहले जुड़ा हुआ है मिथ वर्ड रूट के साथ यहाँ पर, या एल्क वर्ड रूट के साथ यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पर एल्केन्स में आपका सेकेंडरी सुफिक्स अभी नहीं होता है, वो आगे आगे हम आपको बताएंगे। तो इसलिए आपने क्या कहा, आपने देखा एक कार्बन, उसको मिथ कहा। और ANE, अब आप बताएंगे सर ANEN आपने कैसे लगा दिया। हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जिस कंपाउंड का नाम करना होता है उसके स्ट्रक्चर को हम ओपन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन CH4 पहले से ही डिस्कस किया हुआ है, ये 4 बॉन्ड्स बनाता है 4 हाइड्रोजन्स के साथ। तो कौन से बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अगर तुम्हारे पास कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन में, लेकिन जनरली कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है, तो आप सुफिक्स डालते हो ANEN, ये याद रखना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो आप सुफिक्स याद रखना है, क्या डालना होता है, ENEN। अगर कार्बन कार्बन के बीच बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो हम सुफिक्स डालते हैं YNEin। तो इतना आप याद रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हम अब नेक्स्ट मेंबर बताएंगे CnH2n+2 का। जब बताएंगे आप देखो, आप नाम बनाएंगे उसका जो मैंने तरीका बताया, और ये एग्जाम्पल भी नेक्स्ट निकालेंगे। फॉर n = 2 डालो 2n उस फार्मूले में, किस फार्मूले में, CnH2n+2 में। तो Cn मतलब C2H2 फार्मूले का है, और 2 और n को मल्टीप्लाई है, 2 × 2 और +2 कितना हो गया सारा बेटा, C2H2 2 = 4 + 2 कितना हो गया, 6, C2H6 हो गया। जो ये है आपको यहाँ पर जो मैंने अभी समझाया था C2H6। तो C2H6 का अब आपने नाम बताना है। कैसे बनाएंगे नाम, मैंने अभी सिखाया आपको। आप बताओगे सर 2 कार्बन है तो इसके लिए IUPAC बताया, कौन सा नाम, IUPAC। इथ, क्या बताएंगे आप, इथ। अब इसका स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जब 2 कार्बन आपने यहाँ पे बताए, यहाँ पर भी है लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसकी बॉन्डिंग ऐसे है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ और 3 हाइड्रोजन है बेटा इसके साथ, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो आपको कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। इवन कि कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली फोकस करना होता है कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है ना। तो फटाफट से आप यहाँ पर इथ नाम C2H6 की 2 कार्बन देखकर आप इथ लिखेंगे यहाँ पर, और फटाफट से यहाँ पर आप लिखेंगे ANEN। क्या लिखेंगे, ANEN, इथेन लिखेंगे। क्योंकि ANEN इसलिए लिखेंगे आप कि यहाँ पर आपने कार्बन कार्बन के बीच 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जो देखा। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट जो है बच्चे, नेक्स्ट मेंबर लाएंगे, मतलब n = 3 पुट करेंगे, n = 4 पुट करेंगे, n = 5 पुट करेंगे। तो इसी तरह से ये आपके पास अदर मेंबर्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी आते जाएंगे, और उनके आप नाम भी बोलते जाएंगे या बनाते जाएंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बाद हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कल पढ़ेंगे। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही हम पढ़ेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप मुझे कल मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा यहाँ पर कि आप और प्रैक्टिस कीजिए। n = 3 के लिए प्रैक्टिस कीजिए, क्या कंपाउंड आएगा, उसका नाम क्या बनेगा। n = 4 के लिए प्रैक्टिस कीजिए, n = 5 के लिए कीजिए, n = 6 के लिए कीजिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपका आज का होमवर्क है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। तो गुड बाय, टेक केयर। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलना कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए,
देखो बेटा, फटाफट से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।